आप देख रहे हैं भारत पोस्ट और मैं पहुंचा हूं रानीखेत विधानसभा। जहां हमारे साथ हैं उस विधानसभा में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी। आप एक संगठन चलाते हैं, नशा हटाओ पेड़ बचाओ पलायन रोको, ऐसा ये अभियान चलाते हैं। समिति है अपनी और काफ़ी ये काम करते हैं। कई तरह के इन्होंने कैंप लगाए हैं और कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि ऐसे ऐसे कैंप लगाए हैं जिनसे जनता को इतना फ़ायदा हुआ है, नौकरियां तक मिली है, रोजगार मिला है। और कई बार पुलिस के द्वारा भी कैंप लगाए हैं जहाँ पर 43 यहाँ के नागरिकों को नौकरी मिली है। आज उनसे मुलाकात करते हैं। एक विशेष हमारा जो कार्यक्रम चलता है, खास मुलाकात, मैं उनसे बात करता हूँ। मेरे साथ ही बैठे सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये आपका क्षेत्र रानीखेत विधानसभा है और काफ़ी लंबा विधानसभा है ये। क्या पूरे विधानसभा में घुमा हूँ, चर्चा रही है आपकी, क्या कर्म था चर्चा का? मैं आपने जो नजरें इनायतें हम पर की हैं और जिस जनता से आपने पूछा और जिस जनता ने मेरे बारे में आपको राय दी है, उस जनता का भी मैं आभारी हूँ। मैं समाज के बीच में काम करता हूँ, बाकी रिजल्ट तो जनता के हाथ में है। जो आप संगठन चलाते हैं, शराब हटाओ पेड़ बचाओ पहाड़ बचाओ, जो अभियान आपका समिति है, इसका औचित्य क्या है? पिछले करीब 20-25 सालों से उत्तराखंड में पलायन और तेजी से हुआ है। हमें लगता था कि उत्तराखंड बनने के बाद हमारा पलायन रुकेगा, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, यही उत्तराखंड के पहाड़ के काम आएगी। लेकिन जिस कदर निराशा उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ के युवाओं में, यहाँ की जनता में हुई है, उत्तराखंड बनने के 20 साल के अंतर्गत 18 लाख लोगों ने पहाड़ छोड़ दिया है। आज यहाँ पर 2425 प्राइमरी स्कूल बंदी के कगार पर हैं, 299 जूनियर हाई स्कूलों पर ताले लटक गए हैं। हालत ये है कि हमारी जो 90% कृषि भूमि है पहाड़ी क्षेत्रों की, वो बंजर हो गई, जंगली जानवरों को बर्बाद कर दिया है। जनता चिल्ला रही है, जनता रो रही है कि हम कोई जंगली जानवरों से और जो बेसहारा, जो आवारा जो पशु हैं, उनसे उनके निजात दिलाने के लिए कि हमारी खेती को बचाओ। लेकिन किसी को सुध नहीं है, किसी को इस जनता की पीड़ा का एहसास तक नहीं है। इसलिए इन्हीं कारणों को देखते हुए जो पलायन यहाँ पर हो रहा है, उस पलायन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, वो पलायन कैसे रुकेगा, हम स्वयं के संसाधनों से क्या कर सकते हैं, सरकार को उसमें क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर के हमने एक समिति बनाई, नशा हटाओ पलायन रोको पहाड़ बचाओ। और उसका जो हमारा हम अगर एक लाइन में कहें कि आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, नशा हटाएं, पलायन रोकें, पहाड़ बचाएं, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे द्वाराहाट विधानसभा, रानीखेत विधानसभा और सल्ट विधानसभाओं में पदयात्राएं की हैं और लोगों को जागरूकता करके उनको नशा न करने का संकल्प दिलाया है। जी सर, ये बताइए, जो ये विधानसभा है रानीखेत, यहाँ पर सड़कों का जो हाल है ना, बद से बदतर है, ये क्या कारण है सर? मैं बीपी न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी जो बहुत बड़ी समस्या यहाँ की, हम अगर रामनगर से भतरोज खान रानीखेत की तरफ आएँ, उस सड़क में डामर कम गड्ढे ज़्यादा हो गए हैं। ये हालत है कि गाड़ियाँ जहाँ 1.5 घंटे में आ सकती थी, उसको 3-3 साढ़े 3 घंटे लग रहे हैं। बहुत सी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गए हैं, बहुत से लोग काल कल्पित हो गए हैं, मौत की गोद में उनको सुला दिया इस सड़क ने। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, उसको इसकी चिंता नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण क्या है कि कुछ लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ पर विधायक और मंत्री रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो तो उनकी विरासत है, जनता को मजबूरी में उनको वोट देना पड़ेगा। तो आज मुझे लगता है जनता को अब जागरूक होने की आवश्यकता है। काम करने वाले की कद्र करना बहुत जरूरी है। अगर किसी दिन जनता समझ जाएगी कि पीढ़ियों के हिसाब से वोट देना कि उनके पिताजी को दिया था, भाई को दिया था, उनको दिया था, जीजाजी को दिया था, अगर ये कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से काम करने वाले लोग आगे आएंगे और क्षेत्र का विकास होगा। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि इस विधानसभा में परिवारवाद है? बिल्कुल बिल्कुल परिवारवाद है, बिल्कुल परिवारवाद, विकासवाद नहीं। विकासवाद तो वहां पर होता है जहाँ कंपटीशन होता है। यहाँ कंपटीशन नहीं होगा, ये तय है कि मैं मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बाद मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, तो विकास कैसे होगा। जी सर, इसी के तहत ये जो विधानसभा है रानीखेत, इसमें बहुत सारी ना औपचारिकताएं पूरी होती है, काम नहीं हुआ है, मैंने देखा है। जैसे भी आप और भी देखेंगे, जैसे कि शौचालय की सुविधा नहीं है बाजारों में भी, या पीछे निगम का, जल निगम का भी एक वो दफ्तर है, कल रात को मिले थे, वो कहते हैं जी 15 साल से 10 साल से यहाँ पे तो शौचालय की सुविधा है नहीं। ये क्या करना है?
हमारा विकासखंड ब्लॉक, मेरी धर्मपत्नी पिछले 5 साल यहाँ की ब्लॉक प्रमुख रही। हमने पूरे ब्लॉक में हर घर में शौचालय बनवाए। हमने भत्रोज खान में सार्वजनिक शौचालय बनवाए, भिक्याशरण में सार्वजनिक शौचालय बनाए, जहाँ जहाँ हमारा बासोट में सार्वजनिक शौचालय बनाए। क्योंकि ब्लॉकों में बजट बहुत कम होता है, बहुत सीमित संसाधनों में सारे विकास कार्य करने होते हैं। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड शौचालय हमारे विकास खंड में बने। लेकिन जहाँ सरकारी ऑफिसों का सवाल है, ये इनके विभागाध्यक्षों को और यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक जी हैं, यहाँ के जो और जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि देवालय से पहले शौचालय, इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वास्तव में जो हमारे पुरुष हैं, उनको तो काफ़ी हद तक वो जंगल में भी चले जाते हैं, सड़क के किनारे चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है शौचालय नहीं होने से। उनकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। उनकी पीड़ा को, जब तक उनके दर्द को एहसास नहीं करेंगे, तब तक इस ओर जनप्रतिनिधि का कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आम जनता से बात हुई सवेरे, तो उन्होंने ये बताया कि विधायक जो है यहाँ के 4 वर्षों में अभी तक नहीं आए। क्या कारण रहा सर? मैंने आपसे कहा कि जब जिस व्यक्ति को ये पता होता है कि टिकट तो मेरा ही है, अब नहीं तो अगली बार फिर जीत जाऊंगा, तो वो लापरवाही, उदासीनता स्वाभाविक गुण भी है इंसान का। नहीं, इसमें जनता की गलती नहीं है क्या? जनता मजबूरी है, जब विकल्प नहीं होंगे तो जनता कहीं ना कहीं फिर उसी में फंस जाती है। विकल्प क्यों नहीं है? विकल्प के तौर पे डॉक्टर प्रमोद ननवाल है ना। अब मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा जनता का अभी आशीर्वाद नहीं मिला है, इस योग्य भी जनता ने नहीं माना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जनता जनार्दन का दिल जीते, उनका आशीर्वाद लें। अगर मुझे आशीर्वाद जनता द्वारा दिया गया तो निश्चित रूप से मैं तन मन धन से पूरी ताकत के साथ उनकी जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करूँगा। क्योंकि 2 दिन के अंदर लगभग 20 कार्यक्रम आपके देखे हैं हमने। इतना कार्यक्रम आपके चल रहे हैं, लोग, जनता आपके साथ में है, तो निश्चय रूप से आपको आगे आना पड़ेगा। मैं आपका और हमारी जनता जनार्दन का बहुत आभारी रहूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर उन्होंने मुझ पर भरोसा किया तो मैं दिन और रात जो उनकी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए संघर्ष करूँगा। और मुझे विश्वास है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं उनके लिए उन समस्याओं का समाधान करके ही, निराकरण करके ही दूँगा। सर, एक क्वेश्चन आपसे है। विधानसभा चुनाव आपको टिकट मिली और आप जीत कर आए, विधायक बने, विधानसभा पहुंचे। अपनी विधानसभा के लिए आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? रानीखेत विधानसभा यूँ तो बहुत ऐतिहासिक विधानसभा है। आदरणीय हरीश राव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इसी विधानसभा से रहे हैं। अजय भट्ट जी इसी विधानसभा से रहे हैं। लेकिन आज जो दुर्दशा इस विधानसभा की हुई है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ सड़कों की ये हाल है कि अभी आपसे पहले भी हमने कहा कि सड़कों की दुर्दशा इतनी इस कदर खराब है कि वो पक्की और कच्ची सड़क में कहीं कोई अंतर नहीं रह गया है। यहाँ हमारे आसपास की विधानसभा में हम देखते हैं कि नए पॉलिटेक्निक खुल रही, नई ITI खुल रही है, डिग्री कॉलेज में विषय बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, एकमात्र पॉलिटेक्निक हमारे जो विधानसभा में था, उन पर ताले लटके हैं। आज उसको पॉलिटेक्निक में बंद हो गई है, सरकार ने बंद कर दी है, क्योंकि वहाँ पर छात्र संख्या नहीं थी। यहाँ पर डिग्री कॉलेज, यहाँ B.Ed के लिए पिछले कार्यकाल में, हरीश राव जी के कार्यकाल में B.Ed की घोषणा हुई थी। आज तक विकासखंड में B.Ed की कोई क्लास नहीं चल रही, वहाँ B.Ed की स्वीकृति नहीं मिली है। भत्रोज खान में आज 5 साल हो गए डिग्री कॉलेज खुले हुए, वहाँ पर किराए की बिल्डिंग में एक कमरे में पूरा विद्यालय चल रहा है, जबकि जनता ने उनको पूर्ण रूप से जमीन निःशुल्क दे दी है दनपव ग्राम सभा में। तो इन तमाम काम, मैंने आपसे कहा कि जब तक स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं होगी, कि काम नहीं करेंगे तो जनता नहीं करेगी हमको स्वीकार, इस प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होगी, तो तब तक इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की जनप्रतिनिधियों को मैं लगता है वो आवश्यकता समझते ही नहीं। जी सर, ये बताएं कि जैसे स्वास्थ्य के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है रानीखेत विधानसभा, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मैंने पीछे देखा हॉस्पिटल ऊपर है, वहाँ पे तो टेक्नीशियन ही नहीं है। और स्थिति ये खराब है कि 11:30 बजे तक नाश्ता करते हैं डॉक्टर भी इतने बेकार हैं, उनका कोई करेक्टर ही नहीं है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं जब छोटा था तो एक बार मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ, तो मैं रानीखेत गया। मेरे पिताजी का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो उनको रानीखेत ही ले गए। और आज मेरे बेटे का पैर फ्रैक्चर हुआ, तो उसको रानीखेत ही ले गया।
यहाँ से तीन 60 किलोमीटर लगभग। 3 पीढ़ियां हो गई हैं। 3 पीढ़ियों में हम अपने क्षेत्र में एक प्लास्टर लगाने लायक एक डॉक्टर नहीं लगा पाए, एक्सरे मशीन नहीं रख पाए। आज ये दुर्दशा हमारे अस्पतालों की है कि जितनी घोषणाएं हुई सब फर्जी घोषणाएं हुई। आदरणीय हरीश राव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, इनके घर के क्षेत्र का गांव है भतरोज खान, उनके गांव से मात्र 1-1.5 किलोमीटर का एक कस्बा है। उस कस्बे में उन्होंने 20 बेड के अस्पताल की घोषणा की थी, वो आज तक जस की तस रही है। 108 लगाने के लिए वहाँ की जनता ने बहुत अनुनय विनय किया था, साहब यहाँ पर एक 108 गाड़ी की व्यवस्था कर दीजिए, वो नहीं कर पाए। रानीखेत में 200 बेड के अस्पताल की व्यवस्था, उन्होंने कहा कि 200 बेड का अस्पताल हो गया और ये खुल गया, इसकी घोषणा हो गई, वो आज तक कागज पर है। उनके द्वारा जितने चिकित्सकों की घोषणा की गई थी उनको लाने की रानीखेत हॉस्पिटल में, एक भी डॉक्टर ने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। आज दुर्दशा ये है कि केवल पूरी हमारी विधानसभा में सारे के सारे अस्पताल के और रेफरल सेंटर हैं। भिक्षाशरण से रानीखेत से अल्मोड़ा से हल्द्वानी और फिर दिल्ली, और दिल्ली जाते जाते अगर पेशेंट बच गया तो उसकी किस्मत की बात है। तो केवल इस जो हमारे क्षेत्र में पलायन की बात करते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण इन जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार लापरवाही की है, जिस प्रकार क्षेत्र की उपेक्षा की है, उसी का फल है कि ये अस्पतालों की आज इतनी दुर्दशा हुई है। हमारे यहाँ पर एक हमारी बहन का अगर वो प्रसूता है, अगर वो अस्पताल में जाती है अपनी जांच कराने के लिए, तो अल्ट्रासाउंड वाला कहता है 1 हफ्ते बाद आना, 3 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना। वो तब तक जिंदा रहेगी क्या? लेकिन किसी को इस बात के दर्द को एहसास करने की आवश्यकता कोई नहीं समझ रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं अपने मातृशक्ति से, युवाओं से, नौजवानों से, अपने विधानसभा क्षेत्र के, कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। जिस व्यक्ति को बार बार पहुंचा दिया, पहचान लिया गया, जिस व्यक्ति के विकास कार्य को आपने इतनी बार देख लिए हैं, जो केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं, इन लोगों से हट करके काम करने वाले व्यक्ति का साथ अगर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी विधानसभा विकास के नए सोपानों को छुएगी, विकास के नए लक्ष्य को हासिल करेगी। सर, एक आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। भारत पोस्ट ने खबर चलाई थी 7 तारीख को कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलेंगे, और वो सत्य हुई। 9 तारीख को नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, तीरथ सिंह रावत। उनके आने से, सत्ता परिवर्तन होने से या मुख्यमंत्री बदलने से राजनीति में कितना फर्क पड़ा उत्तराखंड में? मैं भारत पोस्ट के पत्रकारों को, उनको सैल्यूट करता हूं कि आपने, मैं पिछले लंबे समय से आपको देख रहा हूं कि घर घर जा करके, गांव-गांव जा करके और जन समस्याओं के लिए स्वयं भी आप जितने प्रयासरत हैं, इसी का परिणाम है कि आपने जो भविष्यवाणी मुख्यमंत्री बदलने की थी, तो वो हकीकत इसलिए हुई क्योंकि आपने जमीन पर काम किया है। आपको लगा कि मुख्यमंत्री बदलेगा क्योंकि आपके सर्वे के हिसाब से आपकी जो भविष्यवाणी थी वो ठीक साबित हुई। जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूं। वो कैसा काम करेंगे, क्योंकि अभी उनके कार्य पद्धति को हमने देखा नहीं है। हम उनसे अनुरोध करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो मूलभूत हमारी विधानसभा की समस्याएं हैं, इनकी तरफ भी तो अगर ध्यान देंगे तो हम इन समस्याओं से निजात पाएंगे उनके मुख्यमंत्रित्व काल में। भाई यही उनको मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद नंदवा। इन्होंने हमारे साथ ढेर सारी बातें की। अब हम चलते हैं अपने स्टूडियो वापस। इन्हीं शब्दों के साथ उनका धन्यवाद करता हूँ मैं। आप देखते रहिए भारत पोस्ट। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि मिलती रहे हर अपडेट।